नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। कर्नल अजय रैना जी जुड़ गए हैं, स्वागत कर लेते हैं। अजय जी, बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद ओमकार जी। आपको नमस्कार, दर्शकों को नमस्कार। अजय जी, अमेरिका का थिंक टैंक है और काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस, सीएफआर, इसका कहना यह है कि 2026 में पाकिस्तान और भारत के बीच में फिर युद्ध हो सकता है। और इनकी जो एक रिपोर्ट है, कॉन्फ्लिक्ट्स टू वॉच इन 2026, उसमें कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी वारदात होगी, वहां आतंकी गतिविधियां फिर बढ़ रही हैं और ये 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की वजह बनेगी। कितना सहमत हैं आप? और अगर ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती हैं, वैसे तो भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव चल ही रहा है। हमारे रक्षा मंत्री, हमारे सेना प्रमुख, हमारे पश्चिमी कमांड के जो कमांडर हैं कटियार साहब, वो भी उनके बयान आ चुके हैं। तो किस तरह देख रहे हैं इस रिपोर्ट को और आशंका को? ओमकार जी, ऑपरेशन सिंदूर चल ही रहा है, लेकिन हम सब मानते हैं कि इसका एक जो कहते हैं ना, देखने में जो अच्छा लगे, काइनेटिक एंड वो होगा, वो हम सबका मानना होगा। उस एक्सटेंट तक तो हम एग्री करते हैं, क्योंकि इस रिपोर्ट में एक इन्होंने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में क्लैश की भी बात की है और ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। रिपोर्ट कहती है कि मॉडरेट लेवल का रिस्क है, वेरस हमें लगता है कि ये ऑलमोस्ट श्योर शॉट है, भारत और पाकिस्तान का श्योर शॉट है। और उससे पहले जो आप वीडियोस निकल के आ रहे हैं जो पाकिस्तान से, जहाँ पे उनका आर्मी चीफ बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन के घूम रहा है और शीशे बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे बैठ के अपने कोर कमांडर, जो टॉप इनकी प्राइम मिनिस्टर से भी ज़्यादा शक्तिशाली कोर कमांडर्स हैं, उनके सामने वो शीशा लगा के बैठा जिसमें 0.50 mm का कैलिबर का, सॉरी mm का नहीं, राउंड रुक जाता है। तो क्या ऐसा एक फ्रस्ट्रेटेड डिक्टेटर जो इतने आपको अनसेफ फील करे, जिसके आर्मी के अंदर विद्रोह हो रहा है, जिसके खिलाफ जरदारी साहब कुछ बोल रहे हैं, वो फॉरेन मिनिस्टर कुछ बोल रहा है, बेसिकली उसके उल्टा ही बोल रहा है ना, तो फिर चांसेस बढ़ जाते हैं कि एक फ्रस्ट्रेटेड डिक्टेटर, वो भी पाकिस्तान का डिक्टेटर, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा यही किया, जब उनके हालात काबू नहीं आते वो हमसे पंगा लेते हैं। प्रॉब्लम यह है कि इस तरफ जो सरकार है वो नहीं है जो पहले थी, और अभी तो रिटन डॉक्ट्रिन, डिक्लेयर डॉक्ट्रिन है कि हमसे पंगा लोगे तो हम इसको एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। तो उस संदर्भ में ये भी लगता है कि हो सकता है पहले अफगानिस्तान से पंगा ले, ये दिस ए पॉसिबिलिटी। लेकिन अफगानिस्तान में भी एक शोर शॉट थप्पड़ खाने वाली बात है, बिकॉज अब छोटी सी कंट्री के ऊपर अपनी सेना चढ़ा देंगे, वो उन्होंने एक भी जहाज गिरा दिया ऊपर से, और अफगानिस्तानियों की जो नरेटिव की वॉर है, हमने देखा भी पीछे जो हुआ, हमसे बहुत बढ़िया है। उन्होंने पाकिस्तान की ही पेंटों और उसका नरेटिव बना के पूरा वीडियो बना के काबुल में जुलूस निकाला, जो हम नहीं कर पाए अनफॉर्चुनेटली सिंदूर के बाद। वो कर तो मेरे ख्याल से पॉसिबिलिटी मॉडरेट नहीं है, काफ़ी हाई है। बाकी मैं इस रिपोर्ट से सहमत हूँ, इस चीज़ को छोड़ के मैं इसको मॉडरेट नहीं मानता। रिस्क बहुत ज़्यादा है, रिस्क कह लीजिए या चांसेस कह लीजिए, प्रोबेबिलिटी कह लीजिए, होगा। और सिर्फ इसलिए नहीं होगा कि हमारे यहाँ कश्मीर में तो हुआ, तो कश्मीर में तो हो चुका टेक्निकली, जब दिल्ली ब्लास्ट हुआ और उसके बाद कश्मीर में तो 27 पुलिस वाले मारे गए, वो हम क्यों बोलते हैं, उसी से जुड़ा हुआ है ना, तो ट्रिगर तो ऑलरेडी प्रेस हो रखा है। लेकिन उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, अपने लोगों का ध्यान बांटने के लिए और अपने ऊपर बनते हुए प्रेशर को कम करने के लिए मुल्ला मुनीर कुछ बेवकूफ़ी कर सकता है, और उस बेवकूफ़ी का जो एंड रिजल्ट ये होगा कि हमें उनकी पिटाई करनी पड़ेगी। जी अजय जी, ये ब्रिटिश मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट हैं वॉल्टर लेडविग, इनका एक बयान आया है और अभी ट्विटर पे मैं देख रहा था, उसमें इन्होंने कहा है कि मई में पाकिस्तान के साथ लड़ाई के दौरान भारत के प्रदर्शन ने न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। आतंकी कैंपों और मिलिट्री ठिकानों पर सटीक हमलों ने
पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई को कमजोर कर दिया, जिससे लगता है कि एक बड़ा युद्ध 1971 से भी जल्दी खत्म हो सकता है। ये बात तो सही है कि जिस समय 4 दिन में हमने ये कारनामे करके दिखाए थे, उस समय पूरी दुनिया जो है उसकी आँखें फैल गई थी, पुतलियाँ फैल गई थी। लोगों को लगा था कि भारत, ये बदला हुआ भारत, जो केवल तकनीक से और अत्याधुनिक मिसाइलों से और तमाम दूसरे जो आधुनिक साजो-सामान है उससे बिना सीमा पार किए, बिना जमीन पर बैटल किए, किसी तरह का संघर्ष किए, इस तरीके से किसी को घुटनों पर ला सकता है। लेकिन बाद में जैसा कि हमेशा होता है अजय जी, जिसका रावत साहब ने कहा था कि ढाई फ्रंट पर हमें लड़ना पड़ेगा। यहाँ भी हमारी सेना और हमारे देश का जो कौशल था, उसको धूमिल करने के लिए एक अभियान चलाया गया, सवाल खड़े करके, और दुनिया के देश भी जुट गए कि भारत का जो पराक्रम है, इसको किसी तरीके से मलिन करो, इस पे रेत मिट्टी डालो, और कहीं ऐसा ना हो कि इनकी मार्केट वैल्यू, इनके ब्रह्मोस की और दूसरी चीज़ों की मार्केट वैल्यू हम लोगों को एक तरीके से ओवरलैप कर जाए। तो जो कुछ कहा है इस ब्रिटिश स्ट्रैटेजिस्ट ने, बहुत हद तक सही है, बल्कि मैं कहूँगा सही है बिल्कुल। बिल्कुल, बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है और इसमें कुछ लेयर्स हैं ओंकार जी। सबसे ऊपर वाले अगर हम देखें तो देखिए, फौज का काम है लड़ना, और कुछ हद तक उस लड़ाई की जो अचीवमेंट्स को शोकेस करना, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, जो सरकार फौज ने किया भी जब, लेकिन शुरू में थोड़ा डिले रहे और एक मिक्स डेमोक्रेटिक सा फेस बना के आर्मी और फॉरेन अफेयर, फॉरेन एमईए के साथ जुड़ जाड़ के किया, वो अचीव चला नहीं। वो जब तक सारे तीनों डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, एयर ऑपरेशन एंड नेवल ऑपरेशन जब तक स्टेज में नहीं आए 2 बार, तो इम्पैक्ट नहीं आया, लेकिन तब तक बहुत लेट हो गए थे। इसका बड़ा रीज़न ये है कि देखो, आर्मी लड़ेगी, आपको इनपुट भी देगी। अगर हमारी मिसाइल हिट कर रही है तो हमारा यूएवी पर फोटो भी खींच रहा है, उसका वीडियो भी बन रहा है। उसको हैंडल करने का काम मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में जो मिनिस्टर साहब हैं वो रेलवे चला रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा एक हमने डोमेन, सबको पता है कि आजकल की लड़ाइयाँ जो हैं वो फिजिकल के बजाय नैरेटिव में और सोशल मीडिया के डोमेन में लड़ी जाती हैं। मल्टी डायमेंशन की जो थर्ड फोर्थ जो डोमेन है उसमें लड़ी जाती है। तो ये सरकार को देखना पड़ेगा कि आप इतने इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो को एक एडिशनल चार्ज टाइप, जैसे होता है ना, ऑफिसर को बोलते कि तू सेक्रेटरी है तो साथ में ये भी देख लेना, तो उसका जब मन करता है छुट्टी मारने का, वो ना इधर जाता ना वहाँ जाता, घर सोया रहता, कहता है उधर गया होगा, उधर वाले कहते हैं उधर गया होगा। तो ये इससे काम नहीं चलता। ये हो गया एक पार्ट। दूसरा जो उनकी ऑब्जर्वेशन है और जो आप भी कह रहे थे, मिलिट्री एंगल से देखा जाए तो युद्ध के बारे में एक कहावत है कि आप युद्ध शुरू कर सकते हैं, आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते अपनी मर्जी से। रशिया यूक्रेन उसकी एग्जाम्पल है। जितना मर्जी हम कह लें शॉर्ट इंटेंस वॉर होगी, ये होगा वो होगा, पर जो जो जहाँ पे भी चिंगारियाँ भड़की हैं वो चलते ही जा रहे हैं, ख़त्म नहीं हो रहे। तो भारत ने एस्केलेशन कंट्रोल जिसको कहते हैं स्ट्रेटजिक टर्म्स में, वो करके दिखाया। और ये कोई छोटा मोटा झड़प नहीं थी, 2 न्यूक्लियर स्टेट्स आपस में आमने सामने थी। पाकिस्तान अगर अफगानिस्तान के साथ करता है तो अंडरस्टूड है, एक वीक छोटा सा देश, मिलिटरली कोई मैच नहीं है, बड़े ने आगे थप्पड़ मारा निकल गया। यहाँ 2 न्यूक्लियर पावर स्टेट्स, और चाहे हमारी फौज बहुत बड़ी है, हमारी एयरफोर्स बहुत बड़ी है और नेवी तो खैर बहुत बड़ी है, तो फैक्ट रिमेंस कि हमारा बॉर्डर भी इतना ज़्यादा है कि जब पाकिस्तान के संदर्भ में बात होती है तो हमारी ऑलमोस्ट बराबरी की बात होने लगती है। उनकी एयरफोर्स, हमारी एयरफोर्स ऑलमोस्ट बराबर आ जाती है, क्योंकि जैसे आपने कहा, अगर डाई फ्रंट खुल गया तो चाइना को भी देखना है, अभी तो 3.5 खुलेगा, बांग्लादेश को भी देखना है, तो वहाँ पे जो हमारी न्यूमेरिकल सुपेरियरिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है, और हम ऑलमोस्ट बराबर तो नहीं मैं कहूँगा अभी भी, लेकिन फिर हमारे से शॉर्टेजेस भी तो हैं एयरफोर्स में। डिस्पाइट सब ये हैंडीकैप होने के बावजूद हमने लड़ाई शुरू की अपनी मर्जी से और लड़ाई ख़त्म की अपनी मर्जी से। और तीसरा पहलू जो दुनिया को इम्प्रेस कर गया वो ये था कि स्टीक निशानेबाजी तो एक्सपेक्टेड है, आज की एडवांस मिलिट्री होगी तो वो ऐसा करेगी कि मन चाहे टारगेट को, कहते हैं ना ज़मीन पे अठन्नी पड़ी है उसके ऊपर बॉम्ब गिरना चाहिए। लेकिन ये देखने वाली बात है कि आपके अगेंस्ट कौन खड़ा था। आपके अगेंस्ट अमेरिकन टेक्नोलॉजी थी, आपके अगेंस्ट
चाइनीज टेक्नोलॉजी थी, आपके अगेंस्ट टर्किश टेक्नोलॉजी थी। तो हमने इन तीनों को इकट्ठा पीटा। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखते हैं तो ये, और बड़ी चौथी इसमें क्या चीज़ है कि जो हमने तैयारी की वो दुश्मन या दुनिया की रडार पे नहीं आई। हमने कैसे अपने ये डिफेंस को खड़ा किया, कैसे जुगाड़ करके इधर का उधर करके सेटिंग की, कैसे हमने सबको इंटीग्रेट किया, कैसे हमारे वर्ल्ड वार 2 वाली विंटेज की गन्स ने अपना रोल प्ले किया, ये सारी चीज़ें हमने, जिसको कहते हैं ना, एक सिक्रेसी मेंटेन करते हुए चुपचाप कर ली। और पांचवा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि हालांकि ये 4 दिन की लड़ाई थी, लेकिन जब 22 तारीख को हुआ, 22 अप्रैल को हमला, उसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल पे एक्शन स्टार्ट हो गया और बहुत सारे बंकर, बुरा हाल कर दिया रजौरी पुंछ सेक्टर में। हमने उनके पूरी लाइन ऑफ कंट्रोल के डिफेंस ही उड़ा दिए। इनफैक्ट तब तो ये सिचुएशन आ गई थी, अगर हुक्म मिलता तो हमारे जवान सिंपली क्रॉस करके पार बैठ जाते, बिकॉज वहाँ पे कोई था नहीं, इतना मारा उनको। लेकिन साथ ही साथ में सिविलियन इनोवेटर्स को लाइव बैटलफील्ड में हमारी आर्मी लेके आई। हमारे फॉरवर्ड बंकर्स में यंग बच्चे बैठे हुए थे जिनके पास आइडियाज़ थे, जिनके पास इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज थी, चाहे वो छोटी सी ड्रोन के मतलब हो, चाहे वो फोटोग्राफी के उसमें हो, चाहे डिटेक्शन के बारे में हो। वो जो सिविल मिलिट्री फ्यूजन जिसको बाद में बोला गया, लाइव लड़ाई के अंदर 1 साल लड़ाई चलती है तो कोई भी करेगा। जब 1 साल लंबा, 2 साल, 3 साल लंबा, जैसे यूक्रेन का चल रहा है, तो आप हर 4 दिन की लड़ाई है और उसके पहले 2 हफ्ते का टाइम। इतनी देर में हमने इतना बड़ा फ्यूजन कर दिया। और फिर उसके बाद जो किया, पॉज के बाद जिस तरीके से मिलिट्री सिविल फ्यूजन और इंडस्ट्री का जो फ्यूजन चल रहा है, इसलिए मैं कहता हूँ कि जो अगला सेशन आएगा इसका, वो बहुत ही भीषण होगा, पाकिस्तान के लिए बहुत बर्बादी करेगा। शॉर्ट एंड स्वीट होगा अगेन, पर एग्जैक्टली ऐसा नहीं होगा जैसे हमने देखा। ऐसा होना भी नहीं चाहिए, दुश्मनों को पता है वो आ रहे हैं, ये करते हैं, तो कुछ डिफरेंट होगा। तो मैं उस स्ट्रेटजिक एनालिस्ट से, या स्ट्रेटजिस्ट कह लेते हो आप जिसको आप कह रहे हैं, उससे बिल्कुल सहमत हूँ। रीज़न मैंने आपको बता दिया कि इसलिए ये युद्ध जो था ये खास था, और इसने एक वॉर फाइटिंग की, इस वॉर फाइटिंग की टेक्निक को या तरीके को दुनिया भर के वॉर कॉलेजेस में पढ़ा जा रहा है, स्टडी किया जा रहा है। हमारे देश में उसको मान्यता नहीं मिली, हम खुद फेल हुए, और इसमें थोड़ा सा ब्लेम मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के ब्रॉडकास्टिंग के अलावा हमारी जो तीनों सेनाओं के स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन विंग्स हैं, जैसे ADGPI है और एयरफोर्स का MCC है और नेवी का है, तो इनको भी थोड़ा सा सबक सीखना चाहिए कि हमने कहीं पे हमने इस जीते हुए युद्ध को नैरेटिव के डोमेन में, मैं नहीं कहूँगा हार गए, बट जैसे आपने कहा कि उसको हम जिता नहीं पाए सही तरीके से। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। पाकिस्तान और भारत की तो बात हमने कर ली। बांग्लादेश के साथ जिस तरह की स्थितियां परिस्थितियां चल रही हैं, आज मैं खबर पढ़ रहा था कि बांग्लादेश ने अपने जो यहाँ उच्चायुक्त हैं उनको बुलाया है, वो कल रात ही ढाका पहुंच गए। क्यों बुलाया होगा आपके हिसाब से, और ऐसा क्या है? और जो घटनाएं घट रही हैं वो हमारे और आपके सबके सामने है। कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिन पर ये माना जा रहा है कि ये जानबूझ करके होने दी गई हैं ताकि किसी तरीके से चुनाव को टाला जा सके। और बीच में सर्जियो गोर से उन्होंने बातचीत भी की थी। तो क्या इस समय स्थिति है भारत और बांग्लादेश के बीच जो सिचुएशन है? देखिए, विक्टिम कार्ड खेलना ये इस्लामिक वर्ल्ड की खासियत है। चाहे आप रेडिकल इस्लामिस्ट हैं या वैसे नॉर्मल सिटीजन हैं, ये आपकी आई थिंक एक DNA में प्रवेश कर चुका। लोगों को बुरा लगेगा, लगता रहे, सच ही है। छोटी सी बात होती है, इतना बतंगड़ बन जाता है। तो विक्टिम कार्ड खेला, और आपने सही कहा कि इलेक्शन, क्योंकि यूनुस को पता है कि अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए तो यूनुस तो आएगा नहीं वापस। उसका NCP का जो एक्सपेरिमेंट था जमायत के साथ, वो भी फेल हो रहा है। और खालिदा जिया के मर जाने, उस टाइम पे मरना, अब लोग कहते हैं पहले मरी हुई थी तभी बेटा आया, वट बेटे के आने की खैर अनाउंसमेंट काफ़ी पहले हो चुकी थी डेट की। एक वहाँ पे अब अवामी लीग नहीं है, तो उधर एक शिफ्ट होते हुए सेंटिमेंट शिफ्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखो तो नेचुरली यूनुस चाहेगा नहीं कि इलेक्शन हो। अगर वो नहीं चाहेगा इलेक्शन में हो तो फिर वो उस सिचुएशन को ठंडा नहीं होने देगा। रही बात है डिप्लोमेटिक, जो जिसको कहते हैं ना स्केलिंग डाउन,
ये हमने शुरू किया था। हमने अपना हमारे 5 सेंटर हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग बांग्लादेश में, जहाँ वीज़ा देते हैं। 1500 वीज़ा पर डे भारत बांग्लादेशियों को दे रहा था इस माहौल ख़राब होने से पहले। 1500 पर डे, बेसिकली जो इलाज कराने आते हैं और ये जो भी करने आते हैं, और वो जो इलीगली आते हैं वो अलग है। तो पता नहीं हम कौन सी मेहमानबाजी में डूबे हुए थे। चलो अच्छा हुआ वो ख़त्म हुआ। तो हमने अपना जब कंसुलेट बंद किए, आई थिंक चिटागोंग में किया, या कॉक्स बाज़ार में किया, कहीं के ईस्ट में किया था, तो फिर बांग्लादेश ने अपना यहाँ पे वीज़ा सेंटर दिल्ली में बंद कर दिया। अभी उनका अगर राजदूत वापस चला गया तो आप ये उम्मीद रखें कि हमारी भी स्केल डाउन, जो मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि सबको एम्बेसी स्टाफ को बंद करके ढाका वाली जो मेन एम्बेसी है वहाँ आप मिनिमल स्टाफ रखें। सिर्फ इतना रखें कि किसी सीरियस सिचुएशन में हमारा एक बड़ा हेलीकॉप्टर जाए और उनको आराम से निकाल के ले आए। 5 जगह पे फैला के और ऐसी माहौल जहाँ पे लोग आके पत्थरबाजी कर रहे हैं, कोई गिराव कर रहे हैं, कहीं ऐसी सिचुएशन ना बन जाए, क्योंकि बांग्लादेश में सिविल वॉर के पूरे चांसेस हैं। इलेक्शन फेयर करेंगे नहीं और जज्बाती कौम है, वो शुरू हो जाएगी मारपीट, अपने आप को आग लगाना शुरू कर देंगे अपने देश को। तो हम अपने राजदूतों को और अपने डिप्लोमेटिक स्टाफ को क्यों खतरे में डालें? तो वही बात है, जैसे कश्मीर के लिए कहता हूँ, हमेशा ट्रबल वाले इलाके को छोटे से छोटा करो, श्रिंक करो। तो हमारी जो वनरेबिलिटी इस टाइम बांग्लादेश के अंदर एक ही है कि हमारा डिप्लोमेटिक स्टाफ जगह जगह बंटा हुआ है। उन सबको वाइंड करके सबको वापस बुला लीजिए। मिनिमल जो आपने रखना है ढाका में, मैं तो कहूँगा सिंगल डिजिट में रखो, 8 9 10 लोग, और प्लस प्रोटेक्शन तो है ही है, ताकि ज़रूरत पड़े उनको हम 2 हेलीकॉप्टर भेज के एक्सट्रिकेट कर सकें। ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है, उम्मीद करते हैं ना आए, लेकिन उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, वो बांग्लादेश के हाथ में, और बांग्लादेश स्टेबल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जी। एक और बड़ी घटना हुई है राष्ट्रपति पुतिन के, जहां वो रहते हैं उनके आवास पर ये यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किए हैं। क्या ये घटना वाकई हुई है, या जैसा जेलेंस्की कह रहे हैं कि हमारे ऊपर अटैक करने के लिए एक भूमिका तैयार की जा रही है, झूठ बोला जा रहा है, वो तो कह रहे हैं। जेलेंस्की पे विश्वास करना और हमारे केजरीवाल जी पे विश्वास करना और राहुल गांधी पे विश्वास करने जैसा है। फैक्ट ये है कि ट्रंप के जो भी ड्रामेटिक्स चलते रहे, कंबोडिया में चले, अर्मीनिया में चले, हमारे यहाँ पे घुसने की कोशिश की, अफ्रीका में घुसा, गाज़ा में घुसा, वो सारे फजूल के उसके एंटिक्स थे जिसका कोई मतलब नहीं था। लेकिन यूक्रेन में उसने सिंसियरली एफर्ट किया, ये हमें उसको ग्रांट करना चाहिए। उसका रीज़न ये था कि उसके आने से पहले अमेरिका अंधाधुंध सप्लाई कर रहा था, $300 बिलियन का असिस्टेंस दे चुका था। वेराज यूके और बाकी यूरोप का ईयू जो है, वो जो असिस्टेंस दे रहे थे जेलेंस्की को, उसके बदले में पैसे ले रहे थे, हथियार बेच रहे थे। अमेरिका ने $300 बिलियन के हथियार और कैश उसको वैसे दे दिया। तो इसने आके बोला ये नहीं हो सकता, तभी इसने कहा नेटो वाले 5% कर दो अपनी जीडीपी की फंडिंग, और अब आप जेलेंस्की जो हथियार खरीदेगा अमेरिका सप्लाई करेगा और ईयू और यूके मिलके उसको पे करेंगे। तो ये सीधी सीधी बात है। फिर जब पुतिन से मिला तो उसके बाद आपके इस पे भी चर्चा हुई थी, तो मैंने कहा था इनकी कोई आपस में सेटिंग हो गई है। उसने कोशिश की है रोकने की, लेकिन इस टाइम यूरोप और यूके में इसलिए बोलता हूँ कि यूके ईयू का मेंबर नहीं है, वो इसको उल्टा करने में लगे हुए हैं। वो अपने देश में, जैसे पाकिस्तान ने अपने बच्चे के दिमाग में डाल दिया कि जिस दिन बस चलेगा भारत पाकिस्तान को खा जाएगा। वेरस हमारा कोई इरादा नहीं है, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है उस तरफ। उन्होंने कह रखा कि रशिया आएगा, रशिया में खा जाएगा। और अभी जब अमेरिका ने हाथ पीछे खींचे तो जेलेंस्की को $109 बिलियन देने की कमिटमेंट कर दी यूरोपियन यूनियन और यूके ने मिलके। $109 बिलियन जो है जेलेंस्की का 2 साल का खर्चा है यूक्रेन का। तो इधर एक आदमी जो भी है वो नमूना है या अच्छा है, वो हम डिबेट कर सकते हैं एंडलेसली, बट वो उसने लड़ाई रुकवाने की कोशिश की। उधर पुतिन साहब हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा सब्र दिखाया है, क्योंकि एक बड़े डिक्टेटर को जब सफलता नहीं मिलती तो वो नेक्स्ट क्या करता है, वो फिर बंदों को पीछे करके बर्बादी करने पे आ जाता है, जो यूक्रेन के अंदर जितनी कर सकता था रशिया ने नहीं की है अभी तक। अब ट्रंप साहब खड़े होके, हालांकि उसको यकीन कोई नहीं करता, बट उसने जब कहा कि मुझे पुतिन साहब का फ़ोन आया और उसने कहा कि भाई ऐसा ऐसा है, मेरे पे अटैक हुआ है, और उसके बाद जेलेंस्की का स्टेटमेंट आया कि ऐसा नहीं हुआ, तो मैं ओवरऑल अगर मेरे को अपने हाँ या ना में पूछा तो मैं यही कहूँगा कि अटैक हुआ है। पुतिन को झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। आज अगर पुतिन बर्बाद करना चाहता है कीव को तो कौन रोकेगा उसको?
बिल्कुल। जिन्होंने रोकना था उनको वो पीट चुका है। 35 मुल्क लड़ रहे हैं एक तरफ से और वो अकेला रशिया खड़ा है। तो जेलेंस्की को विश्वास करना, पर ये एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है यूक्रेनियंस के लिए। जेलेंस्की ऐसे लोग तो इसमें भी पैसे कमाएंगे, उनको तो मौके, हर कहीं मौका चाहिए ना, कहीं से लड़ाई तो बड़े लोगों को फायदा है, लेकिन जो बेचारे मारे जा रहे हैं इनोसेंट लोग, उनके लिए बुरा लग रहा है जी। 2026 में रूस यूक्रेन युद्ध को आप किसी करवट बैठते हुए देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? जेलेंस्की को वहां से निकाल दिया जाए तो युद्ध खत्म हो जाएगा, और मुझे लगता है कि अगर ये बाज नहीं आया तो 2 चॉइस जो टेबल पे होंगी पुतिन की, और उसमें मेरे को ट्रंप भी उसके साथ ही खड़ा होगा। एक ये है कि यूक्रेन की टोटल बर्बादी कीव की बेसिकली, और दूसरी चॉइस ये है कि जेलेंस्की को वहाँ से उठा दिया जाए, असैसिनेट किया जाए या कुछ भी किस तरह से निकाला जाए। तो मुझे लगता है कि शायद जो सेकंड ऑप्शन है वो पहले एक्सरसाइज की जाएगी किसी लेवल पे। अगर ऐसा होता है तो फिर युद्ध रुक सकता है, फिर युद्ध रुक जाएगा इनफैक्ट। मगर जब तक जेलेंस्की एक पागल कुत्ते की तरह खुला छोड़ रखा है वेस्ट ने, यूरोप ने खास करके, तब तक ये दिन ब दिन, और रशिया जो एडवांस कर रहा है वो तेज एडवांस नहीं कर रहा। रशिया का एडवांस यूक्रेन के अंदर बड़ा स्लो है, मतलब आप पर डे के हिसाब से करोगे तो इंचेस में आ जाता है, फीट में भी नहीं आता। बट क्या है कि इतनी लंबी वॉर खींच रही है, और अगर इंच के हिसाब से भी आप जाते जाओ तो रशिया ने जो अपना एरिया सिक्योर करना था, रशियन स्पीकिंग, और जो उन्होंने क्रीमिया को जो देनी थी अपनी डेप्थ, वो दे चुके हैं। अब उनका नेक्स्ट है कि लैंड लॉक करना है यूक्रेन को, वो करके छोड़ेंगे। तो वो पहले हो जाए या जेलेंस्की हट जाए पिक्चर से तो युद्ध बंद होगा, नहीं तो ये चलता रहेगा। जेलेंस्की रुकने नहीं देगा और रशिया अपना जब तक लैंड लॉक नहीं करे रुकेगा नहीं। तो कुछ भी कहना मुश्किल है। ट्रंप का या अमेरिका का इसमें रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। जेलेंस्की को निकालने का जो कैपेबिलिटी है बेसिकली मारने की, जो भी, वो अमेरिका के पास ज़्यादा है, तो उस पर डिपेंड करेगा जी। और अजय जी, ट्रंप का बयान आया है कि हम ईरान पर फिर अटैक करेंगे। वो बीबी नेतन्याहू ने कहा था, आज मिला भी है उसको, उसने कहा था हम अटैक करेंगे ईरान के ऊपर। ईरान को ईरान बोलना या उसको ईरान अकेले देखना थोड़ा सा नासमझी होगी। ईरान बेसिकली, अगर ईरान बोलते हो तो उसके पीछे आपको चाइना और रशिया नज़र आते हैं, क्योंकि सीरिया जो है इन दोनों के हाथ से निकल गया। सीरिया इनका पेट ग्राउंड था, रशियन और चाइनीज़ का। प्लस आप ईरान को इसलिए आइसोलेशन में नहीं देख सकते कि वेनेजुएला में भी कुछ हो रहा है। वहाँ चाइनीज़ इंटरेस्ट इतने ज़्यादा हर्ट हुए हैं कि जो जहाज़ जिसके पैसे पेमेंट कर चुका था चाइना, वो जहाज़ जब तेल लेके निकला तो उसने पकड़ लिया और बोला मैं इसको बेचूंगा। इन दोनों में से कहीं से भी फ्लेयर अप हुआ तो ताइवान की शामत आएगी। चाइना चाहे ताइवान को कैप्चर कर सके ना कर सके, बात की बात है। ताइवान के साथ चाइना का एक फ्रंट खुल सकता है। जब वो खुलेगा और अमेरिका कुछ नहीं कर पाएगा तो अमेरिका की सुपर पावर से एक पतन की जो जर्नी है, जो सबको पता है कि पतन हो रहा है लेकिन अभी छुपे में हो रहा है, 40 ट्रिलियन कर्ज हो गया, जो भी हो गया, एक अपेरेंटली सुपर पावर का जो फॉल है, जैसे यूएसएसआर का फॉल हुआ था अफगानिस्तान के टाइम पे, वो हमें बहुत जल्दी होता हुआ नजर आएगा। समझदारी तो यही रहे कि धमकियां देते रहें, लड़ाई ना करें, ना वेनेजुएला में गोली चले ना ईरान में गोली चले। समझदारी तो इसी में है, मगर फिर समझदार या कॉमन सेंस जो है वो सबसे अनकॉमनली यूज होती है दुनिया में, कुछ कह नहीं सकते। बट इन दोनों में जगह वेनेजुएला एंड ईरान का फ्रंट खुलने का रिलेशन मुझे ताइवान से डायरेक्ट दिखता है, बाकी समय बताएगा। लेकिन अजय जी, ताइवान जो है वो चीन की बहुत कमजोर नस है, बहुत नाजुक नस है, और अमेरिका का लगातार वहां पर पंप करना या दखल देना वो चीन को पसंद भी नहीं है। अगर कुछ होता है ताइवान और चीन के बीच में, और अमेरिका अगर इसमें आकर उलझ गया, तो क्या ये इस पूरे क्षेत्र की शांति भंग नहीं कर देगा? नहीं, अमेरिका उलझ गया तो वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होगी ना जी। फिर अगर आप वेनेजुएला में चाइनीज जहाज रोकोगे तो आपको लगता है चाइना चुप के बैठेगा। यहाँ पे जब 2 सुपर पावर्स, मिलिट्री सुपर पावर है चाइना, हम उसको माने ना माने, जब उलझेंगी ना दुनिया के किसी भी कोने में तो वर्ल्ड वॉर में, और हाँ वर्ल्ड वॉर वो 1 और 2 वाली नहीं होगी कि हर दुनिया लड़ पड़ेगी।
उसमें आपको पता लड़ाइयाँ 9 डोमेन में लड़ी जाती हैं, तरह तरह के युद्ध लड़े जाएंगे तरह तरह के लोगों द्वारा। मेरा ये मानना है कि अमेरिका ताइवान के कुछ हुआ तो नहीं आएगा। उसका रीज़न ये है कि अमेरिकन कैपेबिलिटी नहीं है। नेटो में किसी फौज के अमेरिका को छोड़ के अमेरिका 1 लाख ट्रुप्स अपनी डिप्लॉय कर सकता है, और अमेरिका की जो स्ट्रेंथ है वो एयरफोर्स और नेवी में है। उनकी ग्राउंड फोर्सेस में 1 लाख से ऊपर स्पेयर कर ही नहीं सकता। यूके के पास टोटल फोर्स 70,000 है, तो सारे नेटो कंट्रीज 2,000, 3,000, 10,000 करेंगे तो लाख 1.5 लाख वो होंगे। अब आपको उठ के आना है और चाइना के बैकयार्ड में लड़ना है। जियोग्राफी बहुत मैटर करती है ना। रशिया तो यूरोप को टच करता है, चाइना तो किसी यूरोपियन कंट्री को टच नहीं करता ना, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक को टच करता है। तो आपको बेसिकली ताइवान की तरफ लड़ने के लिए आपको साउथ चाइना सी में आना पड़ेगा। साउथ चाइना सी में और यूएस की जो नेवी की पावर है, साउथ चाइना सी एंड पैसिफिक के अंदर चाइना ने क्या कर रखा है सी बेड के ऊपर किसी को भी नहीं पता। आप जानते हैं कि मेरीना ट्रेंच है जो दुनिया का सबसे डीपेस्ट ट्रेंच है सी बेड में, वहाँ भी चाइना पहुंचा हुआ है, जो कि आप ये समझ लीजिए कि वेस्टर्न पैसिफिक में चाइना की तरफ जो पैसिफिक का हिस्सा आता है। और जो इसकी डीएफ सीरीज की मिसाइल्स हैं अच्छी हैं, निकट्टू हैं, वो तो लड़ाई के टाइम ही पता चलेगा। लेकिन सी पे जो आपकी पावर है उसकी एक वल्नरेबिलिटी ये भी होती है कि जो रॉकेट फोर्स है जैसे चाइना की, और आप देखिए आपके पास कन्वेंशनल वॉरफेयर लड़ने की हिम्मत कितनी है। नेटो ने जब पूरा जोर लगा लिया रशिया के खिलाफ, उसके बाद जो बचा खुचा एशिया में उनका अम्यूनिशन था, वेस्ट एशिया में इजराइल के टाइम गाजा में यूज़ हुआ। लोग कहते हैं कि जितना असला अमेरिका मतलब मैं गोली वोली की बात नहीं कर रहा, मैं जिनसे लड़ाई लड़ी जाएगी, मिसाइल्स हैं, लॉन्ग रेंज रॉकेट्स हैं, जी जी। जितना जितना यूएसए 1 साल में प्रोड्यूस करता है उतना रशिया 1 महीने में प्रोड्यूस करता है। तो एक वहाँ पे इम्बैलेंस है। मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी इस टाइम है नहीं अमेरिका के पास। कन्वेंशनल वेपन अगर ख़त्म हो गए 3, 4, 5, 6, 7 दिन की लड़ाई के बाद, तो फिर न्यूक्स आ जाएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ अगर अमेरिका और ये उलझे चाइना तो ये वर्ल्ड वॉर होगी, और उसमें न्यूक्स का इस्तेमाल होने का बहुत हाई डेंजर है। उम्मीद करते हैं ना हो, बट हमारी उम्मीद से क्या फ़र्क पड़ता है, जो होना है वो होना है। और 2026 की और युद्धों की बात कर रहे हैं अजय जी, तो आखिर में मैं जानना चाहूँगा कि ये गाज़ा, वेस्ट बैंक, ये सब ऐसे ही सुलगते रहेंगे क्या 2026 में भी? तो आप देखिए, टर्की की पीस कीपिंग फौज लेने से मना कर दिया इजराइल ने। पाकिस्तान जो कि दुम हिला रहा था अमेरिका के रोटी फेंकने पे, तो वो जाने को तैयार था, लेकिन पाकिस्तान के अंदर प्रेशर पड़ रहा है। और मुनीर में जैसे हमने शुरू में कहा कि वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे बैठा हुआ है, वो अंदर की स्थिति क्लियर दिख रही है। हम तो टीटीपी और बीएलए की और मारो उसकी बात ही नहीं कर रहे। तो ऐसे हालत में अगर पाकिस्तान भी फौज नहीं भेजता, और अभी दीक्षित सर से मेरा प्रोग्राम था तो वो कह रहे थे कि पाकिस्तान को भी मना किया है इजराइल ने। अगर ऐसा हो गया तो कौन जाएगा वहाँ पे? पैलेस्टीनियन को या गाजा वालों को एक इस्लामिक फोर्स चाहिए, इजराइल को ऐसी इस्लामिक फोर्स चाहिए जो उसकी बात सुने। जो वहाँ जाएगा वो आईपीकेएफ श्रीलंका की तरह फंसेगा, कैजुअलिटी लेगा, ये भी तय है। ऑलरेडी यमन वाले उसमें तो पाकिस्तानी मरने शुरू हो गए। तो अगर पाकिस्तान नहीं जाता तो कौन सी कंट्री है वेस्ट एशिया में जो एक पीस कीपिंग फोर्स खड़ा कर सके? इजराइल तो करेगा नहीं, वो बाहर से आनी है। टर्की सबसे बड़ी पावर है उस तरफ, वो उसको इजराइल उसको पसंद नहीं करता। सीरिया के ख़त्म हो चुका ऑलरेडी, इराक में कुछ बचा नहीं, ईरान से आपकी बनती नहीं, तो बचे सऊदी अरेबिया और जॉर्डन, बेसिकली यूएई, कतर को इजराइल ने ऑलरेडी बोल दिया 2 दिन पहले, हम कतर को रिकॉग्नाइज नहीं करते, कतर नाम का देश नहीं है, चलो कहानी खत्म। यूएई जो है वो पैसे से खेलता है कतर की तरह, वो फौज अपनी आगे पीछे नहीं करता। सऊदी अरबिया में जो आर्मी है उसका बहुत बड़ा कंपोनेंट पाकिस्तानी है, जो सऊदी अरबिया में जवानों की तरह भर्ती होते हैं। तो आज आके मरने पाकिस्तानी है, मगर सऊदी अरबिया की खुद शॉर्टेज चल रही है, वो पाकिस्तान से 25,000 ट्रुप्स मांग रहा है। तो अगर ये पीस कीपिंग की प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हुई जो उन्होंने सोची है 20 पॉइंट 28 पॉइंट्स, तो फिर जैसे आपने कहा सुलगता रहेगा, और सुलगता रहेगा और लोग मरते रहेंगे, इजराइल बदनाम होता जाएगा। इजराइल भी वीक हो रहा है, उस लड़ाई में इजराइल को फ़ायदा नहीं हो रहा, वो एक उसकी भी लिमिट क्रॉस हो गई है।
बट सच तो ये है कि कौन यहाँ पीस कीपिंग करने आएगा। तो अगर नहीं आएगा तो अपने आप तो रुकने वाला नहीं, ना तो होस्टेज वापस आने हैं, ना इजराइल ने रोकना है। अनफॉर्चुनेट, ऐसे रहेगा। और अजय जी, बहुत श्याना बन रहा था आसिम मुनीर, बहुत सारी पावर भी उसने एक तरीके से गेन कर ली, ले ली, बहुत सारे संविधान संशोधन करके फंस गया है बहुत बुरी तरीके से। आप ये दावा करते हो कि आप एक देश को चलाते हो, आप ये दावा करते हो कि आप सबसे पावरफुल इस्लामिक कंट्री के पास इस्लामिक बॉम्ब है, और ये दावे रह गए एक साइड पे। आपने 7060 दावे कर लिए। आपका नूर खान बेस अभी 9 महीने के बाद रिपेयर होकर तैयार हुआ है। डेड बॉडीज नीचे दबी हुई, आपने निकाली नहीं, क्योंकि शायद उसमें अमेरिकन भी थे शायद, और जो थे उनके चिथड़े उड़े हुए थे, उनको निकालने का मतलब उनको लगा गया है, नो पॉइंट। आप कोर कमांडर की कॉन्फ्रेंस में बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे बैठते हो, और पब्लिक लाइफ में आप दिखते हो, तो आप कनाडा जाते हो तो सिविलियन डायस्पोरा से बात कर रहे हो तो यूनिफॉर्म में, बिकॉज आपने अंदर उसके अंदर बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनी हुई है जो सिविल सूट में दिख जाती है, यूनिफॉर्म में छुप जाती है। इतना वीक डिक्टेटर पाकिस्तान ने आज तक पैदा नहीं किया। जिया, मुशर्रफ, ये जो लोग थे, ये इनको लोगों ने नफरत करना शुरू किया 3-3, 4-4 साल के बाद। जब वो आए थे बन के डिक्टेटर, जब उन्होंने सिविल गवर्नमेंट्स को हटाया था, तो लोगों ने मिठाइयाँ बांटी थी कि लो, करप्शन बहुत ज़्यादा थी, अब इंसाफ होगा। इसका तो आने से पहले ही लोग विरोध कर रहे हैं। तो पाकिस्तान आर्मी के अंदर स्प्लिट है इस टाइम। कोर कमांडर्स खुश नहीं है, इसलिए वो शीशे के पीछे बैठा हुआ है। तो इतनी कमज़ोर हालत आपके अंदर की हो, तो आप जो, जैसे आपने कहा कि बड़ा शेर बन रहा था लोगों की शह पे, आपके अंदर पावर अगर नहीं है, आपकी इकॉनमी अगर ठीक नहीं है, आप मिलिटरी स्ट्रांग नहीं हो, आपको अगर देश को अपने चलाना है पीछे बैठ के बैक सीट पे, तो देश आपके साथ अगर नहीं खड़ा है तो आप कुछ नहीं कर सकते। वो सब फूक है, वो फूक निकल गई, और ये होना ही था। ये हम कब से प्रेडिक्ट कर रहे थे कि ये सब छलावा है, ट्रंप इसको बहका रहा है, ये बहक रहा है, उसने अपना काम निकालना है। जिस दिन उसने लंच पे बुलाया था इसको, तो ट्रंप के दिमाग में पहले गाजा घूम रहा था। उसको पता था इसको 2-3 महीने के बाद मैं इसको गाजा में बुलाऊंगा। क्या ट्रंप को ये नहीं पता था गाजा बोलूंगा तो नवाज शरीफ पहले क्यों मना कर चुका है? क्योंकि मुल्ले आपको जीने नहीं देंगे। अभी वो मुल्लों से मीटिंग कर रहा है आसिम मुनीर, पर जिस दिन फौज चली गई गाजा में, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर और क्या होगा वो फिर बस हम बैठ के देखेंगे, पॉपकॉर्न खाएंगे। जी, सही बात। अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना समय निकालने के लिए, और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, खास तौर से 2026 में क्या सूरत हाल होने वाली है, दुनिया भर में जो अलग-अलग जगहों पर युद्ध चल रहे हैं, और बहुत सटीकता के साथ आपने इसका विश्लेषण किया है। दर्शकों से निवेदन है, आपको अगर ये चर्चा अच्छी लगी है तो इसको फॉरवर्ड करें, लाइक भी करें। अजय जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। नमस्ते। आकाश, नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।